समझ गए कौन से राज्य की बात होने वाली है। देख के तो समझ ही गए होंगे। हाँ, नहीं समझे हैं? ये देखिए, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे प्राचीन राज्य बिहार की, और ये उनकी खूबसूरत तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं। तो जानिए यहाँ की वजह क्या है। और हमें जो लगता है इतना दिक्कत होता है जो भवन नहीं है, तुम पेड़ के नीचे पड़ते हो। बहुत दिक्कत होता है, बिल्डिंग बना दे तकलीफ होता है, बहुत पढ़ने में बारिश होता तो इधर इधर इधर। चलिए, अगर आप देख लिए तो स्टार्ट करते हैं भागलपुर जिला से। नमस्कार, बिहार विधानसभा में आप सभी का स्वागत है। मैं लोकतंत्र संवाद में आपको एक बार फिर से लिए चलता हूं कि बिहार के एक एक विधानसभा का विश्लेषण करते हुए कि किस विधानसभा का कितना विकास हुआ है और किस विधानसभा में कितना विकास होना बाकी है। तो आज हम सबसे पहले आपको लेके चलेंगे भागलपुर, जिसको कि अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था और इसके बाद फिर सिल्क सिटी के नाम से जाने लगा। तो आज भागलपुर की क्या स्थिति है, आज़ादी के 79 साल के बाद भी भागलपुर कहाँ पे खड़ा है, क्या भागलपुर की जर्जर स्थिति वहीं पे बनी हुई है जहाँ की आज से 79 साल पहले थी। तो भागलपुर में टोटल 7 विधानसभा हैं। 7 विधानसभा का एक एक करके मैं विश्लेषण करके बताऊंगा कि किस विधानसभा की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को कैसे खत्म की जा सकती है। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं भागलपुर विधानसभा में ही, जो भागलपुर एक शहरी इलाका है, बिहार राज्य के एक महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। पटना के बाद अगर आप नंबर दें तो मुजफ्फरपुर और भागलपुर एक जैसा शहर है। तो इन दोनों से मुजफ्फरपुर का मैं किसी और वीडियो में आपसे बात करूंगा। आज मैं भागलपुर का बात करता हूं। तो भागलपुर में टोटल 7 विधानसभा हैं, जिसमें कि नाथनगर, सुल्तानगंज, कहलगांव, पीरपैंती, गोपालपुर और आपका बिहपुर, ये सारे विधानसभा भागलपुर के अंदर आते हैं। और भागलपुर शहर की अगर बात की जाए तो भागलपुर विधानसभा में अभी वर्तमान विधायक अजीत शर्मा जी हैं, जो कांग्रेस से आते हैं। और भागलपुर की अगर प्रमुख समस्याओं की मैं बात करूं आपसे, तो मेन समस्या जो भागलपुर की है वो है जल जमाव, पे जल का संकट, बुनकरों की समस्या, ट्रैफिक और बस स्टैंड्स की बदहाली, हवाई सेवाएं जो अभी तक चालू नहीं हुई वो नहीं है उपलब्ध, स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है, जर्जर सड़कें हैं, अच्छे बस स्टैंड नहीं हैं। और अब जब बेरोजगारी है तो नशों की लत तो युवाओं में लगेगी। तो आज दिन बाई दिन युवाएं नशाओं की तरफ ज़्यादा अग्रसित हो रहे हैं। और भागलपुर जिस हिसाब का शहर है, अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन की जो संस्थान होनी चाहिए वो भी कम है, वो भी उतने नहीं हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है उस पर मैं बात करता हूँ। देखिए, भागलपुर एक ऐसा शहर है, सबसे पहले मैं बता दूँ कि जहाँ डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इस शहर में डेवलप किया जा सकता है। भागलपुर को सिल्क सिटी तो कम से कम बनाया जा सकता है, जो कि पहले से ही था। अगर सिल्क पे फोकस किया जाए, सिल्क को ब्रांड किया जाए। अजीत शर्मा की बेटी खुद एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, अगर उसके थ्रू ही अगर ब्रांड किया जाए सिल्क को, उसको सिल्क की साड़ी पहना के सिल्क को प्रमोट कराया जाए, अच्छे अच्छे फैशन शो में जाए जहाँ सिल्क को प्रमोट करे, यहाँ के बुनकरों की स्थिति को सुधारे, उनको सही मुआवजा दिया जाए, सही रोजगार भत्ता दिया जाए और उचित वेतन मिले, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आएँ सिल्क को लेकर के, सही इन्वेस्ट हो सिल्क में, तो सिल्क को प्रमोट किया जा सकता है। और सिल्क अगर प्रमोट हो जाए तो पूरा दुनिया भर में सिल्क फेमस अगर हो जाए, अगर इंडिया में ही फेमस अच्छी तरह से हो जाए, सिल्क का सही इस्तेमाल भागलपुर के सिल्क का होने लग जाए, तो भागलपुर जिलों की बेरोजगारी तो बहुत हद तक कम की जा सकती है। ये तो एक सिल्क का मैं बात कर रहा हूँ। सिल्क से ही भागलपुर, अगर सिल्क ही इतना चल जाए तो भागलपुर के मैं बता सकता हूँ कि 50% बेरोजगारी कम हो जाएगी। उसके बाद भागलपुर का आय का मेन स्रोत हो सकता है यहाँ की कृषि। यहाँ की कृषि में आपका मक्का है, गन्ना है, आलू की खेती अच्छी होती है, टमाटो वगैरह होते हैं। तो टमाटर वगैरह इन सब से क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, आलू तो सब्जी के लिए ठीक है, आलू का मल्टीपल्स प्रोडक्ट्स बनते हैं। आप आलू चिप्स ले लीजिए, आलू फ्रेंच फ्राई जो खाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये छोटी छोटी इंडस्ट्री क्यों नहीं भागलपुर में स्थापित हो सकती है, अगर यहाँ के जो भी नेता हैं, जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, अगर उन चीज़ों पर फोकस करें तो भागलपुर में ये सारी इंडस्ट्री व्यवस्थित की जा सकती है। अगर ये सारी इंडस्ट्री व्यवस्थित होगी तो यहाँ की रोजगार की समस्याएं जो है वो बहुत हद तक कम होगी, पलायन इससे हटेगी। लेकिन ये रोजगार और पलायन कब हटेगी,
जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। भागलपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता है, जल जमाव की जो संकट होती है कि अगर 1 घंटे से 2 घंटे बारिश हो जाए तो भागलपुर शहर ऐसा लगता है जैसे बाढ़ आ गया हो, तो आना जाना स्थगित हो जाता है लोगों का। अगर इस स्थिति में आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तरह सोचेंगे तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी ऐसे शहर में इन्वेस्ट करें जहाँ की 2 घंटे की बारिश की वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ जाए, इंडस्ट्री का काम ठप पड़ जाए। अगर सुबह बारिश हो जाए तो हमारे एम्प्लॉय आ ही ना पाए काम करने के लिए, तो ऐसे शहर में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो पहला सबसे मेन काम क्या करना पड़ेगा इस शहर के विधायक को, इस शहर के सांसद को, कि आपको स्मार्ट सिटी की तरह काम करना पड़ेगा। और स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम में नहीं, कागज़ में नहीं, सच में काम करना पड़ेगा। आपको स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको इसके लिए जगह जगह पे साफ़ सफाई का और ड्रेनेज सिस्टम की तरह आपको रेगुलर बेस में उसको देखना पड़ेगा कि हाँ ड्रेनेज में क्या प्रॉब्लम आया, सही चल रहा है नहीं चल रहा है, नगर निगम का एक्टिवनेस, ये सारा देखना पड़ेगा। अगर ये समस्या सॉल्व हो गई तो इंडस्ट्रियलिस्ट 1% तो आपका इंटरेस्ट बढ़ ही जाएगा उनका कि ठीक है कम से कम हमारे एम्प्लॉय टाइम पे आएंगे जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह करना है सामान तो हम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या हो गई कि मान लिया जाए अगर भागलपुर में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं तो आसपास के जो भी गुंडे मवाली हैं, जो भी बाहुबली टाइप के लोग हैं, वो तो पैसे मांगेंगे, तंग करेंगे, जो बिहार में हर जगह देखा गया है। इनको ठीक करने के लिए प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रशासन को एक्टिव होके काम करना पड़ेगा, प्रशासन को उस चीज़ पे सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन डे बाय डे जिस हिसाब का क्राइम देखने को मिलता है भागलपुर में, आसपास के शहरों में, उससे तो कहीं ना कहीं बिहार को नुकसान लंबे समय से होते आया है। और यही छवि बनी हुई है हमारी, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, बिहार के बाहर कहीं भी हो। एक गाना भी बहुत फेमस है इस चीज़ को लेकर के, आइए ना कभी बिहार में, सुने ही होंगे ये गाना। तो ये हमें गौरवान्वित नहीं कर रही है गाना। ये गाना कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रीज कोई अगर इंटरेस्ट भी दिखा रहा होगा तो वो पीछे हट जाएगा। तो ऐसे गाना को भी प्रमोट मत कीजिए, ये भी हम कहेंगे। ये सारी चीज़ें भी देखिए। और जब ये आपका समस्या सॉल्व हो सकता है तो उसके बाद प्रशासन, पुलिस वगैरह कितना एक्टिव है। मान लीजिए कोई अच्छा इंजीनियर्स हैं, अगर वो काम कर रहा है उस इंडस्ट्री में, कोई बड़े लेवल पे AGM DGM है उस इंडस्ट्री में, उससे फिरौती मांग ली गई और फिरौती मांग ली गया, उसको किडनैप कर लिया और प्रशासन उस पर साथ नहीं दे रही है और ये सारी चीज़ें हो रही है, तो वहाँ तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती ना। तो प्रशासन का भी यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान निभाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सही नेता चुनना पड़ेगा। अगर सही नेता चुनेंगे, अगर, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ बिहार में देखी गई है कि नेता के थ्रू ही होता है और आप उसी नेता को चुनते हैं। और उस नेता को चुनने के बाद फिर आपका क्या हश्र होता है कि आपके बेटा, आपके भाई, आपके पति, हर कोई मजबूर है बिहार से बाहर जाने के लिए, पलायन करने के लिए। वहाँ एक रूम में 5-5 6-6 लोग रह रहे हैं, वहाँ कीड़ों की तरह, जानवरों की तरह ज़िंदगी बिता रहे हैं। उनको हर रोज़ गाली सुनना पड़ रहा है। अगर आपके घर में कोई बीमार भी है तो वो छुट्टी लेके देखने के लिए नहीं आ पा रहा है। किसी का बेटा अपना माँ बाप को बीमार हालत में छोड़ के बाहर जा रहा है क्योंकि पैसे की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ फिर झेलना पड़ता है आपको। तो ये समझिए कि 500 रुपया में वोट दे दिए और पूरा ज़िंदगी अपने आप को झेल रहे हैं। आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखना बंद कीजिए, खुद को समझिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में आपका 2 या 3 पार्टी का चर्चा होता है। वो चर्चा करेंगे, आपसे पूछेंगे क्या माहौल है बिहार इलेक्शन का, कौन जीत रहा है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर। वो आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि आप किस वजह से परेशान हैं, आपको क्या चाहिए, इस शहर को क्या चाहिए, इस शहर में क्या सही हो सकता है, यहाँ के लोग कैसे रुक सकते हैं। इन चीज़ों पे उनका फोकस ही नहीं है। आप कितने मीडिया में सुने हैं ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन होते हुए। वो मेन चीज़ का विश्लेषण जो कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, वो उनकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको पैसे दे रहे हैं, तो वो उनकी भलाई की बात कर रहे हैं। तो आप भी अपनी भलाई की बात करिए, आप भी नेता को समझिए, पहचानिए। हाँ, हो सकता है कि एक बार में ये समस्या ठीक नहीं होगी। इसके लिए जिसे इस बार आप चुनिएगा, जो पढ़ा लिखा समझदार लोग होंगे, ईमानदार होंगे, हो सकता है इस बार उनको सिस्टम उतना काम करने ना दें। लेकिन अगर पूरा एकत्रित होकर 1 से 2 बार ऐसा ही हुआ कि ईमानदार नेता ही चुनाया गया, तो उन सिस्टम को भी मजबूर होकर के उसी रास्ते पे आना पड़ेगा जिस रास्ते पे आप उनको लाना चाह रहे हैं। इसके बाद हम अब चलते हैं सुल्तानगंज की तरफ। तो सुल्तानगंज में क्या किया जा सकता है। देखिए, सुल्तानगंज में बहुत सारी क्षमताएं हैं। सुल्तानगंज पे एक तो पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है हमारा, पर्यटक स्थल नहीं धार्मिक स्थल कह सकते हैं। वहाँ गंगा को और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, वहाँ टूरिस्ट प्लेस जैसा बनाया जा सकता है जैसे हरिद्वार में है। तो वहाँ के विधायक को ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी कि हाँ, ये कितना हम ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं, सुल्तानगंज को कितना सही हो सकता है। वहाँ पे अभी JDU के विधायक हैं ललित नारायण मंडल जी। तो सुल्तानगंज में क्रिकेट स्टेडियम बन सकता है। अगर क्रिकेट स्टेडियम बन गया, अगर, तो समझिए कि सुल्तानगंज की इकोनॉमी कितनी हाई होगी, यहाँ कितना छोटे छोटे रोजगार लगेंगे। सुल्तानगंज में मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, वहाँ बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हैं। उतनी जगह है सुल्तानगंज के पास। एक राज्य में इंडस्ट्री होने के लिए, उद्योग होने के लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए, लेबर चाहिए, अच्छा प्रशासन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें व्यवस्था करा दिया जाए, ये सारी चीज़ें सुल्तानगंज के पास है, फिर भी ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं।
सुल्तानगंज और भागलपुर को मिल करके एक खेल के क्षेत्र में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ उस हिसाब से चलिए अब बात करते हैं कहलगांव की। तो कहलगांव बहुत ही फेमस है एनटीपीसी को लेकर के। कहलगांव में एनटीपीसी है और वहाँ रोजगार के पर्याप्त अवसर भी हैं लोगों के पास। देखिए एनटीपीसी होने के पास, अब जब आप एनटीपीसी के आसपास जाइएगा तो बहुत से लोगों को रोज़गार मिला है, एनटीपीसी में नहीं लेकिन एनटीपीसी के वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है। और कहलगांव में अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो बार बार बात करते रहते हैं कि यहाँ लोकल लोगों को नौकरी में रिजर्वेशन मिले, उनको नौकरी मिले लोकल लोगों को। देखिए ये अगर आप कीजिएगा ना तो हर राज्य आपके साथ ये कर सकता है और हर राज्य में ये मांग उठती रहेगी, क्योंकि आपके पास खुद ही कम सोर्सेस हैं रोज़गार का। तो आप ये चीज़ें हाईलाइट मत कीजिए कि बाहर में जो बिहारी रह रहे हैं उसके लिए भी प्रॉब्लम हो। हाँ, मिलना चाहिए रोज़गार, जो कैपेबल होंगे उनको खुद मिलेगा। एनटीपीसी मल्टीपल से एग्जाम लेते रहती है, उनके थ्रू उनको रोज़गार मिलेगा ही। एनटीपीसी के बाहर आप छोटा मोटा और उद्योग कुछ खड़ा कीजिए और उनसे जो कनेक्टेड चीज़ें हैं वो चीज़ें खड़ा करवाइए एनटीपीसी को सप्लाई देने के लिए। तो ऐसे बिहार को रोज़गार मिल जाएगा। और वहाँ की मुख्य अगर व्यवसाय की बात करें तो मछली पालन है, कृषि है। कृषि के क्षेत्र में भी यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। मछली पालन को लेकर के थोड़ा सा जागृत हुए हैं बिहार में युवाएं, तो वो तो आगे काम कर रहे हैं मछली पालन को लेकर के। और एनटीपीसी का एक सुनहरा अवसर है, वो बहुत सारा रोजगार दे सकता है एनटीपीसी के वजह से कहलगांव को। और कहलगांव में भी वही समस्या है थोड़ा बहुत कि जो गंगा के किनारे हैं वो हर साल मिट्टी काटते जा रही है, तो सही तटबंध कराया जाए। उसके लिए अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ के लिए नियमित रूप से निगरानी सरकार करे, उसके ऊपर एक परमानेंट सॉल्यूशन उसका कुछ ढूंढे, या बाढ़ रहित क्षेत्र बनाए कुछ ऐसा जहाँ पे कि लोग जब बाढ़ से प्रभावित हों तो उस जगह पे पहुँच सकें। चलिए बाकी विधानसभा की बात कर लेते हैं। तो बाकी विधानसभा में पीरपैंती है, गोपालपुर है, भीपुर है और नाथनगर हैं। नाथनगर शहरी क्षेत्र में ही आते हैं, तो अगर भागलपुर की समस्या ठीक हो सकती है तो नाथनगर में भी हो सकते हैं। देखिए नाथनगर में मुस्लिम आबादी बहुत सारे हैं और वो छोटे छोटे उद्योग धंधा करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। तो उसमें क्या है कि कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो है कि नाथनगर शहर के अंदर होते हुए भी बहुत गंदे इलाकों में से एक आती है। भागलपुर के सबसे गंदे शहर में से अगर देखा जाए तो नाथनगर है। तो उसका साफ़ सफाई, वहाँ भी वो जल जमाव वाली सिचुएशन होती है, तो स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे भी बनाया जाए, एडवांसमेंट किया जाए उन चीज़ों में। तो ये समस्या का ध्यान रखा जाए। बार बार वहाँ बाढ़ का पानी घुसता है, उससे कैसे निपटा जाए, जो अभी तक निपटा नहीं जा रहा है। फिर वहाँ का भी पलायन वाली समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। इन चीज़ों पे वहाँ के विधायक को, वर्तमान विधायक को ध्यान देना चाहिए जो आरजेडी से आते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी जगह का समस्या ऑलमोस्ट एक जैसा है, कुछ न कुछ समस्याएं रही है। अब आपको मैं मेन समस्याएं बता देता हूँ इन 7 विधानसभा की जो है वो है। सबसे पहला चीज़ है कि आपका स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। अच्छे हॉस्पिटल किसी भी विधानसभा में नहीं है। सुपर मल्टी हॉस्पिटल ये भागलपुर शहर में होना ही चाहिए था, एक भी नहीं है। जेएलएन एक हॉस्पिटल है, उसको सुपर स्पेशलिटी बनानी चाहिए थी, अभी भी नहीं है। भागलपुर में हर बार आते हैं नेता, कुछ ना कुछ पैकेज का अनाउंसमेंट कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अनाउंसमेंट कर जाते हैं कि हर बार लगता है कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। अगर आपके परिवार में कोई भी अगर थोड़ा सा भी बड़ा बीमार हो जाए, उनको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर छोड़ के कहीं और का जगह नहीं मिलता है, ये कोलकाता। भागलपुर को या भागलपुर के सारे विधानसभा में छोटी छोटी इन चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। और साथ में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान दिलवाना पड़ेगा अपने जनता को। इस बार आप ध्यान रखिए कि वो 500 पे जो आप पिघल जाते हैं और उस वहीं पे अटक जा रहे हैं, इन चीज़ों से आपको खुद बाहर आना पड़ेगा। ये आपको नेता ला के बाहर नहीं करेगा, ये आपको खुद बाहर होना पड़ेगा। और उसके बाद पुलिस प्रशासन का कैसा बर्ताव रहा है वहाँ पे गरीब लोगों के साथ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है वहाँ पे। साथ साथ मैं क्या बताऊं कि जो लोग बिहार से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं, उस किस स्थिति में हैं, कैसे घर वालों को छोड़ के हैं, क्या दर्द है उनके साथ, ये आपको तो उलझाया गया है। जब आपके विधायक या आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आते हैं तो आपको ऐसे माइंडसेट में उलझाया गया है कि आप उनके पास समस्या लेके क्या पहुंचते हैं कि हमारा राशन कार्ड से नाम कट गया है, हमारा अंत्योदय में नाम नहीं आ रहा है, हमें गेहूँ चावल इस बार नहीं मिल रहा है, इससे बाहर आइए, हमारे गाँव का नाला नहीं बना है। ये जानबूझ के किया जा रहा है कि आप इस चीज़ों से बाहर ही नहीं आ पाएँ। इसलिए आज आज़ादी के 79 साल के बाद भी बिहार सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे बैकवर्ड राज्यों में से है। आप इन समस्याओं से बाहर आके आप रोज़गार की बात कीजिए कि हमारे यहाँ पर रोज़गार क्यों नहीं है। आप बात कीजिए कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब क्यों है शहर का। आप बात कीजिए कि पिछले 5 साल में आपने क्या क्या प्रयास किया है और अभी तक आपके प्रयास से क्या क्या चीज़ सफल हुई है। ये सारी चीज़ें आप बात कीजिए कि हमारे बच्चे जो बाहर रह रहे हैं इतना गरीबी में, इस स्थिति में, माँ बाप को, पत्नी को, सबको छोड़ के, बच्चों को छोड़ करके वो हमारे राज्य में ही कैसे रह पाएँ, हमारे शहर में कैसे रह पाएँ। आप ये बात करें उनसे और इस हिसाब से आप वोट दें उनको। बाकी आपको मेरा इंट्रो वीडियो देखे ही होंगे कि क्या स्थिति में बिहार जी रहा है, एक बार वो आप फिर से देखें। जय हिंद, नमस्कार।
आप देखेंगे हम कि आप किस तरह से इस वीडियो को प्यार देते हैं, उस हिसाब से ही मैं दूसरा वीडियो लेकर के फिर से आऊँगा। सारे विधायक का इस बार चिट्ठा पुर्जा लेके आऊँगा कि उनका कैसा कार्यकाल रहा है और क्या उनको करना चाहिए था और क्या उनसे नहीं हुई है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका कितना प्यार रहता है मेरा इस वीडियो पे, इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप इसे शेयर भी कीजिए दूसरे के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो पहुँच सके। मेरा जागरूक करना काम है और मैं खुद कार्यरत हूँ। अभी मैं एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैनेजर हूँ। बहुत टाइम से चाहता था कि बिहार के साथ मैं जुड़ूँ और हमारे लोगों को वो सारी चीज़ों को लेकर के जागरूक करूँ जिससे कि बिहार बदल सकती है। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन जिन्हें समझ आ रही है कृपया वो एक दूसरे को ये चीज़ समझाएँ और मेरा वीडियो फैलाएँ। तब तक के लिए जय हिंद।